हेलो स्टूडेंट। उत्तराखंड में जो विभिन्न परीक्षाओं को लेकर के हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है यूट्यूब पर, उसका अगला प्रश्न पत्र है सामान्य अध्ययन का। ये प्रश्न पत्र है, आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। एक्सप्लेन में यहाँ कर दे रहा हूँ। ये इसमें जीएस के आपके महत्वपूर्ण जो आपके कृषि है, आपके पॉलिटिकल है, इकोनॉमी है, हाँ ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, उसके क्वेश्चनों को हमने इसमें सम्मिलित किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, आपके बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने यहाँ सिलेक्ट करा है। आपको कैसे लगे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर पूरी टेस्ट सीरीज खरीदनी है तो आप हमारे जो ऐप है एसएस स्टडी ऐप, जिसका चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से लेकर के आप 150 रुपये में पूरी टेस्ट सीरीज भी आप मात्र खरीद सकते हैं। तो ये हमारा सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र है। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? जैव उर्वरक मतलब जो रासायनिक रूप से ना बनाया गया हो, ऐसा उर्वरक जो प्रकृति ने खुद पैदा करा हो और वो कृषि कार्य को, उत्पादकता को बढ़ा देता हो, ऐसे उर्वरक को हम बोलते हैं जैव उर्वरक। तो जैव उर्वरक में आपके सूक्ष्म जीव भी आते हैं और जीवों से, सड़े गले अंशों से बने हुए प्राकृतिक तत्व भी आते हैं। जो भी आपके ऑर्गेनिक हैं, प्राकृतिक तत्व हैं, उनसे बनी हुई खाद को हम आपका जैविक उर्वरक बोलते हैं। तो इसमें जो आपका यूरिया है, ये तो रासायनिक उर्वरक है, कोई खाद के रूप में प्रयोग नहीं की जाती। क्लास्ट्रीडियम भी आपके खाद के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। एजोला, एजोला खाद के रूप में प्रयोग किया जाने वाला एक प्रमुख आपका जैव उर्वरक है। तो इसका सही आंसर एजोला होगा। अगला क्वेश्चन है, मां के दूध शिशु के लिए लाभदायक होता है क्योंकि यह इसमें एंटीबॉडी पाए जाते हैं। मतलब मां के दूध में जो आपके तत्व पाए जाते हैं उनमें एंटीबॉडी की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो अन्य जंतुओं से दूध प्राप्त करने के लिए बच्चों के, उससे कई ज्यादा उसे शक्तिशाली बनाते हैं। उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा मजबूत बनाते हैं। जो बच्चे लगातार जन्म से माँ का दूध पीते हैं, खासकर माँ का जो पहला दूध होता है जिसे हम पीला गाढ़ा दूध बोलते हैं, वो दूध सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वहां से अगर बच्चा माँ का दूध पीने लग जाता है और लंबे समय तक पीता है तो बच्चे का शारीरिक विकास भी संतुलित होता है और बच्चे में रोग लगने यानी कि बीमारियां होने के चांसेस भी कम होते हैं, क्योंकि माँ के दूध में एंटीबॉडी सबसे ज्यादा होते हैं इस वजह से। तो इसका आपका सही आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे द्वारा छोड़ी गई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत होती है? जो हम सांस लेते हैं उस समय तो ऑक्सीजन का अनुपात ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कम होता है, क्योंकि हम डायरेक्ट वायुमंडल से जो हवा लेते हैं उसमें आपको पता है कि 78% तो नाइट्रोजन ही आती है, 21% के लगभग ऑक्सीजन आती है, शेष आपके पॉइंट में कार्बन डाइऑक्साइड हम ग्रहण कर लेते हैं। जब ये ग्रहण करके हमारे फेफड़ों में जाती है तो फेफड़ों से जो आपका ऑक्सीजन है वो तो हीमोग्लोबिन के साथ बंद करके ब्लड के माध्यम से सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। कोशिकाओं में जब ग्लूकोज का दहन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो उससे जो अपशिष्ट बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। और हमारी जो सिराएं हैं जब उसे हमारे आपके फेफड़े तक वापस लाती हैं तो वहां पर आपका जो कार्बन की मात्रा होती है वो ज्यादा होती है। इसलिए श्वास लेते समय ऑक्सीजन का अनुपात ज्यादा होता है और श्वास छोड़ते समय ये कार्बन डाइऑक्साइड पॉइंट से कितने में बदल जाती है? 16% में। टोटल जो हम श्वास छोड़ते हैं उसमें 16% आपका कार्बन डाइऑक्साइड होती है, 4% के करीब ऑक्सीजन स्वतः वापस आ जाती है और शेष नाइट्रोजन होती है 78%, क्योंकि नाइट्रोजन हमारे शरीर हवा के रूप में उपयोग नहीं करता है। पौधों की खेती के लिए मिट्टी का सबसे अनुकूल पीएच मापक्रम क्या है? पौधों की खेती के लिए मिट्टी का सबसे अनुकूल पीएच मापक्रम होता है 6.5 से लेकर के 7.5 तक, क्योंकि 7 से ऊपर आपका मिट्टी क्या हो जाती है? क्षारीय, और 7 से नीचे क्या हो जाती है? अम्लीय, अम्लीय हो जाती है। तो इनके बीच में 7 के आसपास यानी कि 6.5 से 7.5 के बीच कहीं पर आपका सबसे अच्छा पीएच मापक्रम माना जाता है, जिसमें ना अम्लीयता ज्यादा हो ना क्षारीयता, बैलेंस मिट्टी मानी जाती है। इसलिए ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? जैव उर्वरक विकास केंद्र वही बायो फर्टिलाइजर, मतलब जिसमें रासायनिक नहीं बल्कि जैविक तरीकों से खाद बनाने का जो आपका रिसर्च केंद्र है या खादें जहां बनाई जाती हैं वो आपका उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है अमेरिका की, बिल गेट्स की, और इसका मुख्यालय है अमेरिका के सिएटल शहर में। अगला क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय भारतीय पर्यटन निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पर्यटन निगम भारत की एक महत्वपूर्ण आपकी संस्था है जो पर्यटन के विकास के लिए कार्य करती है, उसकी ढांचागत सुविधाओं के लिए कार्य करती है। तो इसकी स्थापना हुई थी भारतीय पर्यटन निगम की 1966 में। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्य क्या है? निम्नलिखित में से लक्ष्य क्या है? परिष्कृत रडार, मिसाइल, चालक रहित विमान या रॉकेट लॉन्चर? लक्ष्य भारतीय सेना में आपका चालक रहित विमान है, मतलब जो ऑटोमेटिक रूप से चलता है, जैसे ड्रोन होता है, चालक रहित विमान लक्ष्य। ठीक है, इसका सही आंसर यह है। अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी किसने? आपका महात्मा गांधी ने। हिंद स्वराज उनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो उसमें उन्होंने किस तरीके से भारत में आपका जो स्वराज है, मतलब भारतीयों का जो अपना स्वतंत्रता है, समझ गया ना, उसे किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से हम लेंगे, कैसे हम भारत का निर्माण करेंगे, उन सारी चीजों के विषय में उन्होंने लिखा हुआ है हिंद स्वराज पुस्तक में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र सितार, तबला, सरोद और वीणा। सबसे जो प्राचीन वाद्य यंत्र है वो है वीणा। अगर आप देखोगे तो 4वीं शताब्दी में जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त गुप्त शासक, उसे भी उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया। कविराज उसकी उपाधि है। तो वीणा आपका जो सरस्वती का हाथ में रहता है, समझ गया ना, तो वो आपके सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र माना जाता है। बाकी सितार है, तबला है, ये तो आपके पता है आपको, क्या बहुत बाद में आए, जो आपका अमीर खुसरो है उसके समय इनका इजाद हुआ। और सरोद भी आपका बाद का है। वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है निम्नलिखित में से, और वीणा वैसे भी सबसे प्राचीन वाद्य यंत्रों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का उद्देश्य क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिसका मुख्यालय लंदन में है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक्चुअल में क्या करता है? दुनिया भर में जो मानवाधिकार हैं उसकी रक्षा के लिए कदम उठाता है। मानवाधिकारों का एक सार्वजनिक घोषणा पत्र है एमनेस्टी इंटरनेशनल। मतलब लोगों के दुनिया भर में कहीं पर भी, इंडिया में यह है कि इंडिया जैसे सत्ता पर है, किसी अल्पसंख्यक वर्ग पर या किसी भी मानवीय वर्ग पर आपके क्या अत्याचार करता है, तो ये मानवाधिकार संगठन इंडिया में विभिन्न तरह के प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा। तो दुनिया भर में लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए उत्तरदायी ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। जैसे देश में तो मानवाधिकार आपका आयोग है, वैश्विक स्तर पर जो मानवाधिकारों का संगठन है उसे बोलते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल। लंदन में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक जैन तीर्थ स्थल है? जैन तीर्थ स्थल इनमें से पारसनाथ, सारनाथ, सांची, नालंदा। सारनाथ आपका बौद्ध धर्म है, सांची बौद्ध धर्म है, नालंदा बौद्ध धर्म है। पारसनाथ की पहाड़ियां, गिरिडीह है जिला जो वर्तमान में झारखंड में चला गया है, वहां स्थित एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल है। पहले जैन तीर्थंकर जो आपका ऋषभ देव हुए थे, उन्होंने आपके पारसनाथ की पहाड़ियों पर ही आपके ज्ञान की प्राप्ति करी थी, इसीलिए ये जैनों का सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। अगला, बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेनापति कौन था? बक्सर के युद्ध में, बक्सर का युद्ध जो हुआ था उसमें एक तरफ अंग्रेजी सेना थी, एक तरफ बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और दिल्ली के जो शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह थे, उनकी संयुक्त सेना थी। अंग्रेजों की तरफ से इस युद्ध में नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनेरू, और जो तीनों का गुट था वो आपका अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और आपका जो दिल्ली के मुगल बादशाह से शाह आलम द्वितीय का था, वो तीनों ही गुट हार गए। किससे? हेक्टर मुनेरो से। बक्सर के युद्ध के बाद ही एक्चुअल में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसके द्वारा अंग्रेजों को आपके दीवानी के अधिकार के साथ साथ जो फौजदारी के अधिकार हैं उनके साथ साथ दीवानी के अधिकार भी इस क्षेत्र में मिल गए। मतलब उत्तर भारत के एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्से पर जहां बहुत ज्यादा कर आता था, वो कर लेने का अधिकार, यानी कि संपत्ति का अधिकार अंग्रेजों को मिल गया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पाकिस्तान में नहीं बहती? तो इसमें आपका व्यास है, रावी है, चिनाब है, सतलज है। तो चिनाब तो जाती है, सतलज नदी भी जाती है, रावी भी पाकिस्तान में जाती है। इसमें से जो व्यास नदी है वो भारत में ही मिल जाती है। भारत में जो आपका हरिके बैराज है वो आपका व्यास नदी और सतलज नदी के संगम पर बना गया है। हरिके बैराज, जहां से भारत की सबसे बड़ी नहर प्रणाली इंदिरा गांधी नहर उद्गमित होती है। हरिके बैराज कपूरथला, पंजाब में कपूरथला जिले में स्थित है हरिके बैराज। यहीं पर आपका जो व्यास नदी है वो
आपके सतलज से मिल जाती है। तो पाकिस्तान में 5 नदियां तो जाती हैं, सिंध जाती है, झेलम जाती है, चिनाब जाती है, रावी जाती है, सतलुज। व्यास नहीं जाती। व्यास इंडिया में ही आपके किससे मिल जाती है, आपके सतलज से मिल जाती है। तो इसका सही आंसर व्यास होगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस, संयुक्त राष्ट्र जो अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के उद्देश्य से स्थापित किया गया, उसका दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। इसी दिन स्थापित हुआ था, उसी की याद में आपका संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। कौन सा एक यहूदियों का पूजा स्थल है? यहूदी, देखो चर्च किसका है? ईसाइयों का। मस्जिद किसका है? मुसलमानों का। अग्नि मंदिर किसका है? पारसियों का। सिनेगॉग है किसका? यहूदियों का। यहूदियों का जो पूजा स्थल है, यानी कि उनकी जो उपासना का स्थल है, जैसे हमारा मंदिर होता है, उनका क्या है? सिनेगॉग। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के गर्मदल और नर्मदल का एकीकरण किस सम्मेलन में हुआ था? गर्मदल और नर्मदल जो 1907 के सूरत सम्मेलन में क्या हो गए थे? विभाजित हो गए थे। बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल के नेतृत्व में गर्म दल बना था। बाकी जो आपका फिरोज शाह मेहता है, केटी तेलंग है, दादा भाई नारोजी हैं, या आपका जो गोपाल कृष्ण गोखले वगैरह थे, उनका नरम दल था। तो उन्हें 8 वर्षों के लिए गर्म दल को निर्वासित कर दिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। 1915 में जो आपका 16 में जो आपका कांग्रेस का लखनऊ पैक्ट हुआ, लखनऊ समझौता, उसमें जाकर के आपके गर्म दल और नरम दल का एकीकरण हो पाया आपका, जिसे हम लखनऊ पैक्ट बोलते हैं। तो इसका एकीकरण लखनऊ में हुआ। ठीक है, आरसी मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी और इस एकीकरण करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी एनी बेसेंट और आपके जो मोहम्मद अली जिन्ना थे। इसीलिए मोहम्मद अली जिन्ना को एनी बेसेंट ने इसी समय आपके हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था। ये ध्यान रखना, एनी बेसेंट ने कहा था किसको? मोहम्मद अली जिन्ना को, क्योंकि उन्होंने यहाँ मुस्लिम लीग का एकीकरण करा दिया। किसके साथ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ। तो वो भी एक घटना थी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का एकीकरण, और नरम दल और गरम दल का एकीकरण भी इसी सम्मेलन में हुआ, जिसे हम क्या बोलते हैं? कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन या लखनऊ पैक्ट बोलते हैं। भारत में सहकारिता का जनक किसे माना जाता है? कोऑपरेटिव। भारत में सहकारिता का जनक माना जाता है लॉर्ड कर्जन को। 1904 में इसी ने सहकारी समिति अधिनियम बना करके आपके कृषकों को साख यानी कि आपका क्रेडिट पैसा दे करके बीजों के लिए, खादों के लिए या कृषि सुधार के लिए आपका उधारी देना शुरू करा, और उसके माध्यम से कोऑपरेटिव समूह बनाने शुरू करे। तो पहला आपका भारत में सहकारिता का जनक माना जाता है लॉर्ड कर्जन को। इसी ने आपके सहकारिता अधिनियम बनाया था। तांबे का दाम नामक सिक्का सर्वप्रथम किस शासक ने चलाया था? दाम नामक सिक्का सर्वप्रथम किसने चलाया था? सर्वप्रथम दाम उतारा था किसने? चांदी का रुपया और तांबे का दाम उतारने का श्रेय जाता है शेरशाह सूरी। बल्कि रुपया नाम यहीं से आया है, शेरशाह सूरी द्वारा दिया गया नाम है। जो भारत की आधिकारिक मुद्रा है वर्तमान में, ये रुपया शेरशाह सूरी के समय ही ढल गया था, लेकिन उस समय ये चांदी का होता था। भारत में सबसे लोकप्रिय सूफी सिलसिला कौन सा था? लोकप्रिय, भारत में टोटल 11 आपके सूफी सिलसिले आए थे इस्लाम के आगमन के साथ। उनमें से जो सबसे लोकप्रिय हुआ वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का चिश्तिया संप्रदाय हुआ। ये आपका महमूद गौरी के साथ सबसे पहले मुल्तान में आए। मुल्तान में इन्होंने अपनी खानकाह बनाई। बाद में जब गौरी का स्थापत्य आपके पूरे उत्तर भारत में हो गया, तो इन्होंने अपनी खानकाह कहाँ? अजमेर स्थापित कर दी, और अजमेर में ही इन्होंने अपना जीवन यापन करा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इसी संप्रदाय में आपका बाद में कई सारे महत्वपूर्ण आपके चिश्तिया संप्रदाय में, जैसे आपका निजामुद्दीन औलिया हुए हैं, अमीर खुसरो हुए हैं, ये सब महत्वपूर्ण सूफी संत इसी संप्रदाय में हुए। तो इसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पहले हैं जो इस संप्रदाय को आपके मध्य एशिया से कहाँ लाए थे? इंडिया लाए थे, और मोहम्मद गौरी के साथ ये भारत में आए थे। पहला इन्होंने अपना स्थान यानी कि खानका जहाँ रहते थे वो आपका मुल्तान को बनाया, बाद में अजमेर को। अजमेर शरीफ जो है वो चिश्तिया संप्रदाय के सबसे पहले जो गुरु हैं यानी कि संत हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, यही सबसे ज्यादा फेमस हुआ। अन्य संप्रदाय इतना सर वो नहीं कर पाए, जैसे कादरी है, नक्शबंदिया है, या आपका अन्य जो भी संप्रदाय है वो उतने चल नहीं पाए। 11 सिलसिलों में से 12 सिलसिलों में से एकमात्र जो चिश्ती संप्रदाय है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। प्रसिद्ध कवि राजशेखर किसके दरबार में निवास करते थे? राजशेखर। राजशेखर एक महान कवि हुए हैं जिन्होंने आपके महेंद्रपाल कर्पूर मंजरी, समझ गया ना, महेंद्रपाल जो पाल शासक थे बंगाल के, उनके दरबार में रह करके कर्पूर मंजरी नामक आपके जो महत्वपूर्ण आपका साहित्य है उसकी रचना की थी। संविधान की प्रारूप समिति का गठन किस दिन हुआ? प्रारूप समिति मतलब जो संविधान का क्या
प्रारूप तैयार करेगी, जिसे हम ड्राफ्ट कमेटी बोलते हैं, जिसके अध्यक्ष BR अंबेडकर थे। वो आपका 23 अगस्त 1947 को ड्राफ्ट कमेटी बनी थी, जिसने संविधान का पूरी रूपरेखा तैयार करनी थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेजा जा सकता? तो इसमें से आपका साधारण विधेयक भेजा जा सकता है, संविधान संशोधन विधेयक भेजा जा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि धन विधेयक नहीं भेजा जा सकता। एक्चुअल में धन विधेयक इसलिए नहीं भेजा जा सकता क्योंकि धन विधेयक को लोकसभा में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होती है। जब पूर्व अनुमति राष्ट्रपति ने खुद दे रखी है तो बाद में फिर उसे क्या संशोधन के लिए कैसे भेजेगा, पुनर्विचार के लिए कैसे भेजेगा? वो तो पहले ही उसने चेक करके संसद के पटल पर रखवाया है, तो इस पर उसके पास पुनर्विचार के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर लोकसभा ने उसे पारित करके दे दिया है तो संसद ने, लोकसभा इसमें प्रमुख है, तो राष्ट्रपति को उस पर मोहर लगानी ही पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों की अधिकतम कितनी सीटें हैं? संघ शासित प्रदेशों की अधिकतम जो आपके 550 सीटें हैं, उसमें से 530 सीटें तो राज्यों के लिए हैं और 20 सीटें हैं आपके इसके लिए, संघ शासित प्रदेशों के लिए 20 सीटें हैं। इसमें से आपके 13 सीटों पर निर्वाचन हो रहा है, इसलिए 230 प्लस 13 243 सीटों पर निर्वाचन होता है। 2 एंग्लो इंडियन थे, वो 104वें संविधान संशोधन द्वारा खत्म कर दिए गए हैं। अब भारत में 243 सांसद है लोकसभा में, तो उसमें से आपके 20 सांसद आते हैं संघ शासित प्रदेशों से, जिसमें से वर्तमान में 13 ही आ रहे हैं, 7 सीटें उनकी खाली हैं। बाकी आपके 500 आपके 30 सांसद आते हैं राज्यों से, विभिन्न राज्य, जैसे उत्तराखंड से 5 गए, यूपी से 80 गए, आपके महाराष्ट्र से 48 गए, इस तरीके से टोटल 530 सीटें हैं राज्यों की और 20 सीटें हैं आपके केंद्र शासित प्रदेशों की। तो इन 20 में से पूरे पर निर्वाचन नहीं हो रहा है, इसीलिए 13 पर निर्वाचन होने के कारण 543 सीटें ही निर्वाचित हो रही हैं वर्तमान में। ठीक है, तो इसका सही आंसर 20 है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय में रिट जारी करने की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद का है? 5 जो रिट है सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है, वही रिट आपका उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जारी कर सकता है अनुच्छेद 226 के तहत। ये 25 क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है, आप देख लीजिएगा, आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और उत्तराखंड या विभिन्न जो भी आपकी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, एक दिवसीय प्रतियोगिता परीक्षाएं हो, चाहे आपके मेन से लिखने वाली परीक्षाएं हो, आप उसके लिए हमारे चैनल एसएस स्टडी के साथ बने रहिए। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर भी है, आप कभी भी हमसे सहायता ले सकते हैं जो हम कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा ऐप भी है जहां से आप टेस्ट सीरीज वगैरह पेड ले सकते हैं। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल से हम ये जो यहाँ टेस्ट सीरीज डालते हैं इसकी PDF भी डाल देते हैं। बाकी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।